करेंगे रेजोनेंस क्या चीज है आपका, और इसी को हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस है क्या चीज, पहले वो बात करते हैं। देखिए, ये आपका जो बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, जिसका C6H6 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। और हमें पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ पे है कार्बन और कार्बन के जो डबल बॉन्ड है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी तो 1.54 से क्या होगी, कब ही होगी, तो ये आपकी 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें सिंपली, बेंजीन में दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, एक तो कार्बन की और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। मतलब यहाँ पे आपके पास, ये आपका पास जैसे ये बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम हो। ये सिंगल आ गया तो ये आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह से ये आपका 1.34, ये आपका 1.54, इसी तरह से दोबारा आपका 1.34 और ये आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से होना चाहिए था अगर नॉर्मली अपन बात करें तो। बट देखा क्या गया, जब एक्सपेरिमेंटली हमने रेजोनेंस को मतलब यहाँ पे बेंजीन को देखा, तो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ थी, जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन के अंदर, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इन बेंजीन, जब बेंजीन के अंदर ऑब्जर्व करके देखा एक्सपेरिमेंटली, जब हमने देखा इसको, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व करके देखा कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ना तो आपका ये 1.54 है और ना ही ये आपका 1.34 एंगस्ट्रॉम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फिर यहाँ पे इसका जो रीजन हमें मिला, वो रीजन ये मिला कि ये जो है वो रेजोनेंस के कारण है। किसके कारण है ये? ड्यू टू रेजोनेंस। फिर अब बात आई ये रेजोनेंस क्या चीज है। तो रेजोनेंस जो वो सिंपली क्या है कि आपका जो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जैसे ये आपकी बेंजीन है, ये आपका यहाँ पे बॉन्ड गया, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, इस तरह से आपका ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, मतलब बॉन्ड जो है, जिसको हम ये मान के चल रहे थे कि सपोज कीजिए ये नंबरिंग करता हूं मैं 1 2 3 4 5 6, हम जो मान के चल रहे थे कि कार्बन C1 और C6 का है वो डबल बॉन्ड है, और जबकि कार्बन C1 और C2 है वो सिंगल बॉन्ड है। अब जैसे ही उसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो गया, तो वहां पे हमें क्या पता चला कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन C1 और C2 जो है वो सिंगल बॉन्ड का है, जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो C1 और C2 के बीच में कैसा आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये किसके कारण हुआ है? ये आपका रेजोनेंस के कारण हुआ है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। तो यहाँ पे पाई जो है, ये जो बॉन्ड है वो आपका क्या है, फिक्स नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड जो है, मतलब पाई बॉन्ड आपका फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन आपका हो रहा है। अगर फिक्स होता तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी होती, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती। ठीक है, जब हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी ओपन सिस्टम ले लें, जैसे इथिन सिस्टम ले लिया, तो हम ये ऑब्जर्व करके देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के जो डबल बॉन्ड है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अगर आप सिंपली क्या ले ले, एक इथीन सिस्टम ले ले, तो उसमें कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। तो हम भी ये मान के चल रहे थे कि जो बेंजीन हो उसमें तीन तो कितनी बॉन्ड लेंथ होगी, तीन बॉन्ड लेंथ तो आपकी कितनी होगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम, और तीन कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत की बात नहीं, पर हुआ नहीं ऐसा, ऐसा अपने को ऑब्जर्वेशन मिला नहीं। एक्सपेरिमेंटली हमें ये चीज पता चला कि
यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है आपके, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग मेंशन कर लें, जैसे C1 और C2 है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका क्या हो गए, कार्बन C1 और C2 के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये किसके कारण हुआ है, डीलोकलाइजेशन। ये जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट मैनर में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। तो डीलोकलाइजेशन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, वो ये क्या कहलाता है आपका, रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन जो आपका यहाँ पे है, delocalization of electron known as, यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका, रेजोनेंस कहलाएगा। ठीक है, अब ये पता चला कि यहाँ पे जो है, हम मान के चल रहे थे कि जो आपका कार्बन और कार्बन की जो प्रॉपर्टी होगी सिंगल बॉन्ड की, वही प्रॉपर्टी शो भी करे, पर यहाँ पे रेजोनेंस के कारण जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो रही थी, अलग अलग भी हो रही थी। तो यहाँ पे ये पहला स्ट्रक्चर हो गया आपका बेंजीन का, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, तो इससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि सिंपली जो रेजोनेंस है वो क्या चीज है, वो बताओ मेरे को, समझ में आई या नहीं आई, एक बार बताइए जल्दी। ठीक है ना, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, पहले लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे आपका जो सिंगल स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन है आपका ये, और यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है, डिलोकलाइजेशन हुआ आपका, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सेकंड है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको। ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये आपके क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं का एक और नाम है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये इसलिए दिए गए क्योंकि एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस फिनोमिना, a single structure cannot explain all properties of a molecule। किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक सिंगल मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, सो मोर देन वन स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ी, एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। उनको हमने क्या बोल दिया कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बोलिए। बात आगे चलते। अब देखिए ये आपकी बेंजीन थी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपका सेकंड है। इन दोनों को अगर मिला दें
तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाएंगे? ये आपकी साइक्लोहेक्सेन और ये डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं आपके, यहाँ पे डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो डीलोकलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको डॉट डॉट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसलिए हम बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कुछ ऐसा बना देते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखाते हैं वो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आता है आपका। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब जो आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के जो हाइब्रिड बनता है उनको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इन सभी को मिला दे तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो सीधी सी अगर डेफिनेशन बनाएं तो क्या बना सकते हैं कि हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जो जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं उनका जो हाइब्रिड होता है, नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो मेरे को बताओ। रेजोनेंस सिंपली क्या है आपका, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन था। कि डीलोकलाइजेशन जो हो रहा था आपका इलेक्ट्रॉन का, उसको हम क्या बोल रहे थे? रेजोनेंस बोल रहे थे। तो डीलोकलाइजेशन जो है आपका, डीलोकलाइजेशन जो हो रहा आपका किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसको हम क्या बोल रहे थे? रेजोनेंस बोल रहे थे। जबकि आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, जैसे ये आपका कोई बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर हम या तो क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, या फिर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा दें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा दें तो ये जो ग्रुप अगर लग गए तो उसके कारण जो होगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है आपका, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं उसके कारण आपका शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप are present on benzene ring, then mesomeric effect will be shown. ठीक है, बस यही आपका इतना सा फर्क है। रेजोनेंस देखिए यहाँ पे भी रेजोनेंस ही होगा, नो डाउट, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होगा, बट ग्रुप जो हो जाते हैं, अगर ग्रुप लगा दिए तो बस उन ग्रुप के कारण यहाँ पे आपका क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे आपके पास कोई ग्रुप लगा दे अपन, और यहाँ पे अपन ने Cl लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे Cl लगा दिया या अपन ने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया NH2, लोन पेयर है। यहाँ पे लोन पेयर देंगे तो ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा आपका, हाँ या ना? ये भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा आपका। अगर ग्रुप ऐसा लगा दें, जैसे सपोज कीजिए ये बेंजीन है आपका, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे खींचेगा। तो ये जो ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ग्रुप हैं उसके आधार पर आगे हम बात करेंगे। जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, वो दो टाइप का होता है, एक तो +R और एक -R। जो +R होता है वो सीधी सी बात है, जैसे +I था वो किसके कारण हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण हो रहा था। ये भी सेम होगा आपका। -I किसके कारण हो रहा था आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप के कारण हो रहा था। तो आपका जो -R है वो आपका किसके कारण होगा, यहाँ पे, यहाँ पे जो -R है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण हो रहा था। तो आपका जो -R है वो आपका किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप के कारण हो रहा था। तो आपका जो -R है वो आपका किसके कारण होगा, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप करने चाहिए, वही आपके क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, आपके माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। तो ये सिंपली जो है वो एक, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस और बीजोमेरिक इफेक्ट में फर्क जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही है। रेजोनेंस जो है वो आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन करेगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है। और मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो कैसे होता है, जब उसके ऊपर हम कोई ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है, तब वो जो इफेक्ट होगा वो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। इसलिए हम ऐसे बोल देते हैं कि रेजोनेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, फर्क बस इतना ही है, ये ग्रुप होगा तब आपका दिखेगा, ग्रुप नहीं होगा तो आपका सिंपली रेजोनेंस होगा। इतनी बात समझ में आ गई तो बता दो, बोलिए भाई। बोलो बेटा। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट बेसिकली आपको क्या देखना है, उसके ऊपर ग्रुप लगा होगा तो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, और मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ जो है वो आपका रेजोनेंस इफेक्ट तो दिखेगा भी, रेजोनेंस तो होगा ही होगा वहाँ, क्योंकि डिलोकलाइजेशन तो होगा आपका। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, सिंपली ये टाइप है जो अपन बात करेंगे, प्लस आर माइनस आर, इसको बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जो रेजोनेंस होते हैं उसके कुछ रूल होते हैं, क्या क्या रूल हैं आपके, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो आपके रेजोनेंस के रूल वो क्या क्या रूल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अब जो हेडिंग लिखनी है वो क्या लिखनी है, रूल ऑफ रेजोनेंस, क्या क्या रूल आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिख दीजिए रूल्स। रूल्स किसके हैं, रेजोनेंस के। रेजोनेंस के रूल हैं आपके। तो पहला जो रूल है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, कि ये कहता है कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस के दौरान केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एटम का मूवमेंट नहीं होता है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका जो बेंजीन था, ठीक है, यहाँ पे जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस है, ये कह रहा है रेजोनेंस। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो, देखिए आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है और यहाँ पे जो ये इफेक्ट है, ये एच की फॉर्म में जाएगा, ये है आपका। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है, देखिए यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है, यहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन किसके ऊपर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका हुआ है, एटम का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, इस फिनोमिना को जो बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म होता है बेसिकली यहाँ पे, ये आपका, ये आपका जो है यहाँ पे इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, कीटोन है, और जबकि यहाँ पे क्या आपका इन प्लस ओल, इन डबल बॉन्ड आ गया, और ओल मतलब आपका एल्कोहल आ गया, तो इसको बोलते हैं इनोल। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म की ये फॉर्म होती है कीटोन, कीटो और इनोल फॉर्म।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। और रूल क्या कह रहा है आपका कि जो पहला रूल है कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, एटम का मूवमेंट नहीं होगा रेजोनेंस के दौरान। तो ये यहाँ पे रेजोनेंस है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस आपका नहीं है। पर ये जो फिनोमेना हो रहा है आपका, वो आपका क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म हो रहा है आपका। तो पहला जो रूल है उसको लैंग्वेज अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि रेजोनेंस रेजोनेंस involves only movement of electron, only movement of electron, not of atoms। एटम का कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आएगी। चलिए, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा सेकंड रूल की बात। सेकंड रूल है क्या आपका, रूल सेकंड। ठीक है, रूल सेकंड है क्या, बेसिकली ये कहता है कि जो रेजोनेंस में एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे के सारे प्लेन में होने चाहिए। और प्लेन की कंडीशन क्या होती है, sp2। इसका मतलब all atoms should या have sp2 hybridized। ठीक है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। sp2 मतलब यहाँ पे कैसे हो, प्लेनर हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस में जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे के सारे सेम प्लेन में होने चाहिए। इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि एटम्स विच टेक पार्ट इन रेजोनेंस टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट बी इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन का मीन्स यहाँ पे वो सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऊपर वाली जो लैंग्वेज थी उसी को अपन ने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, एग्जाम्पल क्या है आपका, देखिए एक आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये है आपके पास एनिलीन बोलते हैं इसको, और ये आपके पास यहाँ पे है CH2NH2। देखिए कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे ये जो आपके पास है, ये जो एटम है आपका, वो यहाँ पे सारे के सारे एटम्स के आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि ये जो एटम वो कैसा आपका sp3 है। यहाँ पे अगर अपन डीलोकलाइजेशन करना भी चाहें तो वो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। जबकि ये जो डीलोकलाइजेशन होगा तो आपका यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे सारे के सारे एटम कैसे हैं आपके, कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। सारे के सारे जो एटम है वहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर में है। पर ये जो है आपका sp3 है वो कैसा है, नॉन प्लेनर है। कैसा है, नॉन प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो यही बात बता रहा है आपका कि सारे के सारे एटम आपके क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, और यहाँ पे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपका सिंपली सेकंड रूल बता रहा है। ठीक है, देखिए अब रूल नंबर थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहले एक बार रूल लिखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड
electron should be same in all resonating structure जैसे इसने कहा, जैसे अपने पास बेंजीन है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 3 6, ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। जैसे यहाँ पे आपका क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ, ठीक है, ये रेजोनेंस हुआ, तो यहाँ पे आपके पास अभी भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, अभी भी 6 है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, ये आपके पास यहाँ पे ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने टोटल, 2 और 2 4। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 तो ये होगी और 2 ये होगी, 2 तो आपके ये पाई बॉन्ड वाले हैं और 2 आपके ये, तो 2 और 2 4। तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, यहाँ पे सेम रहते हैं आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के दौरान। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपका इस साइड शिफ्ट कर जाए और ये बॉन्ड जो हो आपका इस साइड हो जाए, तो यहाँ पे भी आपका ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो आपका क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये आपका पॉजिटिव। तो भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो ये क्या कह रहा है, जो रूल कह रहा है वो आपका क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या हो, सेम रहेंगे ऑल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। ये आपका रूल नंबर 3 है। बताइए भी, 4th की बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे कोई स्पीसीज है ए बी और सी है, ठीक है, ए बी सी कोई स्पीसीज है, अगर आपके पास चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ये कंडीशन है और एक कंडीशन आपके पास ये है, ठीक है। तो ये कहा कि अगर अपोजिट चार्ज होते हैं, अगर वो जितने दूर होंगे उतना ही लेस स्टेबल होगा, बस सीधी सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और जितना ज्यादा पास में होंगे वे आपके मोर स्टेबल होंगे। बस ये सिंपल सा रूल आपका रूल नंबर 4 है कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इसी को अगर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे कि स्ट्रक्चर विच हैव लेस चार्ज सेपरेशन। और ये चार्ज सेपरेशन कैसा होता है, चार्ज सेपरेशन अपोजिट का बता रही है, तो लेस चार्ज सेपरेशन ऑफ अपोजिट आर मोर स्टेबल। ठीक है, स्ट्रक्चर विच हैव लेस चार्ज सेपरेशन ऑफ अपोजिट, नेचर करना इसको, नेचर आर मोर स्टेबल। रूल नंबर जो 5th है वो क्या है, देखिए, अगर आपके पास सेम चार्ज है, जैसे ए बी और सी, अगर आपके पास सेम चार्ज है, ऐसी कोई कंडीशन है, और एक आपके पास ये कंडीशन है, तो सेम चार्ज जितने दूर होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके मोर स्टेबल होंगे। ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और यहाँ पे सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर जितना रहेंगे तो रिपल्सन उतना ही कम होगा, ये आपका मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर विच हैव लाइक चार्ज
on adjacent atom will be less stable. will be less stable मतलब अगर आपके पास एडजेसेंट एटम है, एडजेसेंट एटम ये बता रहा है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। अगर एडजेसेंट एटम पे हुए, एडजेसेंट एटम के ऊपर अगर हुए आपके, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपके क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज है और सेम चार्ज में रिपल्सन क्या होगा, यहाँ पे मोर रिपल्सन होगा। ठीक है, ये रूल थे आपके सिंपली रेजोनेंस के। रूल नंबर 6 अगर लिखना चाहो तो एक रूल नंबर 6 है कि जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं ना, उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, सभी की सेम होती है, इक्वल होती है। तो एक सिंपली रूल नंबर 6 हो जाएगा आपका कि यहाँ पे कि all resonatic structure should be almost equal energy। ठीक है, सभी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं उनकी ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल एनर्जी आपकी होती है। ये सिंपली आपके रूल थे रेजोनेंस के। अब रेजोनेंस की एप्लीकेशन कैसे है, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।